हेलो विद्यार्थियों, मैं अमित सर फिजिक्स अचीवर चैनल से। आज हम आपको प्रकाश का अपवर्तन रे ऑप्टिक्स यूनिट में ये जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर है उसी का अध्ययन करेंगे। प्रकाश का अपवर्तन देखो, एक मिनट। प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। तो इसे हम पढ़ेंगे आज, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन, ना कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है क्या? चलिए मैं यहाँ पे एक चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। हम जानते हैं कि प्रकाश किरण किसी माध्यम में सीधी रेखा में चलती है। अच्छा, मान लीजिए मैंने एक तालाब का चित्र दिखाया है। ये जल से भरा हुआ है, इसके ऊपर वायु है और ये जल है, और तालाब की जो सतह है, ये जो सतह है वो सीमा पृष्ठ का काम कर रही है। इस लाइन को हम सीमा पृष्ठ कहेंगे। इसके ऊपर ये वो लाइन है जो दो माध्यम को सेपरेट करती है। इसके ऊपर जैसे वायु है, नीचे जल है। एक प्रकाश किरण आ रही है, मान लीजिए वायु से ये जल की तरफ, वायु से जल की तरफ प्रकाश किरण आती है तो वायु में सीधी रेखा में चली जाती है, स्ट्रेट लाइन। लेकिन जैसे जल में पहुंचती है तो ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। देखिए, इसके जाने का जो पाथ था वो ये था, अपने मार्ग से ये मुड़ जाती है, विचलित हो जाती है। बस इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से और दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में, ये मान लीजिए पारदर्शी माध्यम एक और ये दो, तो एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश किरण के विचलित होने की, डेविएट होने की ये फिनोमिना, ये घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अच्छे से समझ में आ गया? जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलिए मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा? कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो यहाँ ये मैंने वायु से जल की तरफ प्रकाश किरण को भेजा है। चलिए अब कुछ और देखते हैं। इसमें हम कुछ माध्यम की बात करते हैं। देखिए, दो तरह के माध्यम कहे जाते हैं, एक विरल माध्यम और एक सघन माध्यम। ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो दो माध्यम कहे जाते हैं, एक विरल और एक सघन। विरल माध्यम, असल में प्रकाशिक विरल कहना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर है। प्रकाशिक विरल,
प्रकाशिक विरल माध्यम और एक प्रकाशिक सघन माध्यम। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। प्रकाशिक सघन माध्यम, ठीक है, दो तरह के माध्यम, एक रेयर मीडियम, एक रेयर और एक डेंसर मीडियम, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम या ऑप्टिकल रेयर मीडियम, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। अक्सर कर हम ये समझते हैं जैसे वायु से ज्यादा सघन होता है जल, जल से ज्यादा सघन होता है कांच, और कांच से ज्यादा सघन होता है हीरा। तो हम जब इन चार पारदर्शी माध्यम की बात करें तो हमें ये लगता है कि हवा से ज्यादा सघन जल है, जल से ज्यादा कांच, कांच से ज्यादा है सघन। ये सघनता का बढ़ता क्रम है। लेकिन एक समझ हमारे अंडरस्टैंडिंग ये बन जाती है घनत्व से लेकर के। यहाँ डेंसर की बात चल रही ना, तो सघनता मतलब डेंसिटी की बात समझ में आती है। हम कहते हैं कि वायु का घनत्व जल के घनत्व की तुलना में कम है, जल का घनत्व ज्यादा है, जल के घनत्व से कांच का घनत्व ज्यादा है, कांच के घनत्व से हीरे का घनत्व ज्यादा है। यानी जैसे घनत्व बढ़ता जाएगा, पदार्थ का डेंसिटी बढ़ता जाएगा, तो दिए गए निश्चित आयतन में कणों के बीच का जो गैप है, वो दिए गए निश्चित आयतन में द्रव्यमान की मात्रा, कणों की संख्या बढ़ती जाएगी। तो हम कहेंगे हीरे में कणों की संख्या ज्यादा होगी, हीरे में कण काफी बहुत नजदीक होंगे, कांच में कण जो है थोड़े दूर होंगे, जल में कण उसके अपेक्षा, कांच के अपेक्षा थोड़े और दूर होंगे, वायु में जो कण है और दूर होंगे। तो इस हिसाब से हम लेते हैं। असल में विरल और सघन माध्यम को हिसाब से नहीं लेना, हम घनत्व के हिसाब से नहीं ले सकते। ये ऑप्टिकल प्रकाशिक विरल माध्यम, प्रकाशिक सघन माध्यम के हिसाब से हम लेते हैं। जैसे असली बात यह है कि प्रकाश किरण जो है ना, प्रकाश वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग, जिसमें दो क्षेत्र होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकाश को ड्रॉ कर रहा हूं। जैसे ये विद्युत क्षेत्र है, ये मान लीजिए विद्युत क्षेत्र मैंने बनाया है, विद्युत क्षेत्र का भाग, और ये जो है चुंबकीय क्षेत्र का भाग बनाया है मैंने, ठीक है। तो ये जो है ये एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये जेड अक्ष। तो विद्युत क्षेत्र और जो चुंबकीय क्षेत्र है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है इसी की तरह। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, उसमें दो घटक होते हैं, एक विद्युत क्षेत्र और एक चुंबकीय क्षेत्र, और ये दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से मिलकर बना है ये विद्युत चुंबकीय तरंग या प्रकाश। और इसके प्रकाश के चलने की जो दिशा होती है, इस तरंग के चलने की जो दिशा होती है, वो इन दोनों क्षेत्र के लंबवत होती है। अगर विद्युत क्षेत्र वाई अक्ष में है और चुंबकीय क्षेत्र जेड अक्ष में है, तो इस तरंग के चलने की दिशा एक्स अक्ष में होगी। तो यह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से निर्मित है प्रकाश, विद्युत चुंबकीय तरंग। अब असल में क्या होता है कि हर एक पदार्थ की अपनी अपनी विद्युतशीलता और चुंबकीयशीलता होती है। जैसे निर्वात की चुंबकशीलता, जैसे मान लीजिए ये ऊपर निर्वात है, ये निर्वात है, और ये कोई माध्यम है, ये कोई माध्यम है, ये विरल है और ये सघन है। तो विरल सघन के हिसाब से हम कहेंगे तो ये कोई विद्युत चुंबकीय तरंग आई, वैसे मान लीजिए ऐसे, ये कोई विद्युत चुंबकीय तरंग आई, ये प्रकाश किरण, ठीक है, ये इसके अंदर एंट्री कर रही है, ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र है और ये चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। अच्छा, तो जैसे ये जल है, मान लीजिए जल है, तो यहां ये जो इसकी जो यहाँ पे जो चाल होगी वो C = 1/√μ0 जैसा कि जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने बताया था कि प्रकाश की चाल एक कांस्टेंट है जो μ0 के गुणनफल का वर्गमूल का 1/में होता है, 1 के डिवाइड में होता है ये प्रकाश की चाल।
तो यहाँ पे प्रकाश की चाल दो भौतिक राशि पर निर्धारित है, निर्वात की चुंबकशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है। अब जो माध्यम है, जो मीडियम है, उनकी विद्युतशीलता और चुंबकीयशीलता के मान अलग होते हैं। तो यहाँ पे प्रकाश की चाल बदल जाएगी इस माध्यम में। यहाँ ये माध्यम की चुंबकशीलता और ये माध्यम की विद्युतशीलता। तो यहाँ पे ये अब चाल प्रकार 3 × 10⁸ नहीं रह पाएगी। यहाँ पे जो निर्वात में प्रकाश की चाल जो इतनी है c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जो 1/√μ0 है, किसी अन्य माध्यम में जाने पर प्रकाश की चाल उतनी नहीं रह पाएगी। और यहाँ पे जल का जो विद्युतशीलता चुंबकीयशीलता का जो गुण है वो निर्वात के अपेक्षा अलग है। तो वहां पे ये फैक्टर बदल जाएगा, तो प्रकाश की चाल बदल जाएगी। हम कह सकते हैं कि सघन माध्यम हम उसे कहेंगे, सघन माध्यम कणों के हिसाब से नहीं, सघन माध्यम उसे कहेंगे जिसमें जिस पदार्थ में विद्युतशीलता का और चुंबकशीलता का जितना ज्यादा गुण होगा। अब जैसे वायु से कहीं ज्यादा जले वाले पदार्थ में विद्युतशीलता और चुंबकीयशीलता का गुण ज्यादा होता है, तो हम इसे प्रकाशिक सघन माध्यम कहेंगे। कांच में विद्युतशीलता चुंबकीयशीलता का गुण और ज्यादा होता है जल की अपेक्षा, तो इसे हम और अधिक प्रकाशिक सघन माध्यम कहेंगे। और हीरे में विद्युतशीलता चुंबकीयशीलता का गुण और ज्यादा होता है, ठीक है, तो हीरा प्रकाशिक सघन माध्यम और ज्यादा इनके अपेक्षा कहा जाएगा। ये ख्याल छोड़ दें कि जैसे अगर मैं ये कहूं कि वायु के कण दूर दूर है, जल के कण और उसके नजदीक हैं, कांच के कण और नजदीक हैं, हीरे के कण और नजदीक हैं, तो अगर आप इस हिसाब से मेजर कर रहे हैं कि हीरे के कण बहुत नजदीक हैं तो ये ज्यादा सघन है, और कांच के कण उससे कम नजदीक है तो ये कम सघन है, वायु के दूर दूर हैं तो वो विरल माध्यम है। इस हिसाब से विरल और सघन माध्यम को नहीं लिया जाता। डेंसिटी के हिसाब से, घनत्व के हिसाब से आप पैमाइश नहीं कर सकते इस बात की कि वो सघन है कि विरल है। प्रकाशिक सघन माध्यम, प्रकाशिक विरल माध्यम, जिस मीडियम की विद्युतशीलता और चुंबकशीलता μ0ε0 के मान जितने ज्यादा होंगे वो उतना ज्यादा सघन माध्यम कहा जाएगा। तो हम कहें कि μ0 का मान ये बढ़ता जाएगा और चुंबकशील एप्सिलॉन का मान बढ़ता जाएगा। यानी अगर मैं ये कहूं विद्युतशीलता का बढ़ता क्रम है और ये चुंबकशीलता, माध्यम की चुंबकशीलता का बढ़ता क्रम है, तो ये विद्युतशीलता चुंबकशीलता लगातार चारों माध्यम के हिसाब से हम देखें तो क्रम के हिसाब से बढ़ती आ रही है। तो ये सघनता का क्रम भी बढ़ता जा रहा है। तो आप समझ गए होंगे जहां तक है। तो ये विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र को जहां तक है अवशोषित करने का गुण होता है कि कोई माध्यम विद्युत चुंबकीय तरंग में से, जो प्रकाशिक विद्युत चुंबकीय तरंग है, उसमें से विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को एब्जॉर्ब ज्यादा से ज्यादा करें, उसके सर को और कम से कम करें, तो ये उसका गुण है, उसे हम उतना ज्यादा सघन कहेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि प्रकाशिक विरल माध्यम किसे कहेंगे, प्रकाशिक सघन माध्यम किसे कहेंगे। फिलहाल इस चैप्टर में इन चारों की चर्चा करके चले। एक बात और मैं और बताऊं, जैसे अगर हम वायु की बात करें, जैसे हम जल की बात करें, और बात करें हम जैसे मिट्टी के तेल की, तो जल का जो अपवर्तनांक है और मिट्टी के तेल का जो अपवर्तनांक है केरोसिन, ठीक है, तो इसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है। कहते हैं जिसका अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा सघन होगा। तो मिट्टी के तेल का अपवर्तनांक ज्यादा है तो ये सघन है, और ये उसकी अपेक्षा क्या है, विरल है। इसका अपवर्तनांक क्या है, इसका अपवर्तनांक कम है। तो जल मिट्टी के तेल की अपेक्षा विरल है,
या मिट्टी का तेल जल की अपेक्षा सघन है। अब विद्यार्थी के दिमाग में ये भ्रम बन जाएगा कि भाई जल मिट्टी का तेल तो जो है जल की सतह पे तैरता है और जल मिट्टी के तेल में डूब जाता है। मिट्टी के तेल का घनत्व तो कम होता है और जल का घनत्व तो उससे ज्यादा होता है, तो अपवर्तनांक तो जल का ज्यादा होना चाहिए और मिट्टी के तेल का कम होना चाहिए। तो यहाँ पे सभी धारणाएं टूट जाती हैं। ये वाली जो डेंसिटी वाली धारणा मन में चल रही होती है, घनत्व वाली धारणा मन में चल रही होती है, वो वाली धारणा यहाँ पे आकर के गलत साबित हो जाती है कि भाई जल का घनत्व ज्यादा है और मिट्टी के तेल का घनत्व उससे कम है, तो अपवर्तनांक जल का ज्यादा होना चाहिए और मिट्टी के तेल का अपवर्तनांक कम होना चाहिए। लेकिन घनत्व के हिसाब से यहां विरल और सघन को रिप्रेजेंट नहीं किया था। प्रकाशिक विरल प्रकाशिक सघन को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो सघन, वो ये है कि कोई पदार्थ या कोई माध्यम उसकी विद्युतशीलता चुंबकीयशीलता का गुण कितना है। विद्युतशीलता चुंबकीयशीलता का गुण जितना ज्यादा होता चला जाएगा माध्यम उतना सघन होता चला जाएगा। तो मिट्टी के तेल का जो विद्युतशीलता और चुंबकशीलता, विद्युतशीलता और चुंबकशीलता का जो गुण है, वैल्यू है, वो जल की अपेक्षा जो है, जल की अपेक्षा क्या है, ज्यादा है। इसलिए ये मिट्टी का तेल का जो अपवर्तनांक है वो ज्यादा है और जल का अपवर्तनांक कम है, इसलिए मिट्टी का तेल अधिक सघन है और जल उसकी अपेक्षा विरल है। बात समझ में आई? चलिए, तो आप दिमाग में चारों माध्यम को बनाए रखें, ठीक है। वायु से ज्यादा सघन जल, जल से ज्यादा सघन कांच, कांच से ज्यादा सघन हीरा। कैसा सघन? प्रकाशिक सघन, ठीक है। तो चलिए मैं इसे मिटा देता हूं। देखिए, अब यहां पे हम बात कर रहे हैं, देखिए यहां पे हम बात कर रहे हैं, देखिए विरल से सघन और सघन से विरल में प्रकाश किरण को फेंकने की। मान लीजिए ये जो माध्यम है, मैं ऊपर विरल माध्यम है और नीचे सघन माध्यम है, नीचे सघन माध्यम है, ठीक है। विरल से सघन, मान लीजिए ऊपर वायु है और नीचे जल है और ये सीमा पृष्ठ की लाइन है जो दो माध्यम को अलग करती है। एक प्रकाश किरण विरल से हम सघन की तरफ फेंक रहे हैं, तो विरल से सघन की तरफ हम फेंक रहे हैं। ये जो सीमा पृष्ठ वाली लाइन है इसके लंबवत हम एक लाइन को इमेजिन करते हैं जिसे हम अभिलंब कहते हैं, जिसे हम अभिलंब कहते हैं, ठीक है। नॉर्मल, मान लीजिए एन एन डैश नॉर्मल है ये। तो होता यह है कि जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो ये जाना था उसे इस रास्ते, लेकिन ये अभिलंब की तरफ शिफ्ट हो जाती है, अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है विरल से सघन में जाते वक्त। बोलो, बात समझ में आई? विरल से सघन में जाते वक्त अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। हवा से कांच जल में जाएगी तो अभिलंब की तरफ मुड़ेगी, हवा से कांच में जाएगी तो अभिलंब की तरफ मुड़ेगी, हवा से हीरे में जाएगी तो अभिलंब की तरफ मुड़ेगी, जल से कांच में जाएगी तो अभिलंब की तरफ मुड़ेगी, जल से हीरे में जाएगी तो अभिलंब की तरफ मुड़ेगी। समझ में आ गया होगा? अब मैं इसका उल्टा करूं, जैसे सघन प्रकाश किरण को सघन से विरल में फेंकूं। मान लीजिए जल से मैं वायु के लिए प्रकाश किरण को फेंक रहा हूं, तो ये प्रकाश किरण गई, ठीक है, और ये प्रकाश, ये मैंने अभिलंब बना दिया एन एन डैश, एन एन डैश, और ये प्रकाश किरण आपतित। तो ये सघन से विरल के लिए रवाना हो रही है, तो सघन से विरल के लिए जा रही है, तो जाना था उसे इस रास्ते, लेकिन क्या कहती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। बोलो, बात समझ में आई? तो जल से हम वायु में फेंकेंगे प्रकाश किरण को तो वो अभिलंब से दूर मुड़ जाएगी, या कांच से वायु फेंकेंगे तो अभिलंब से दूर मुड़ जाएगी, या हीरे से वायु फेंकेंगे तो अभिलंब से दूर मुड़ जाएगी, या हीरे से कांच में फेंकेंगे तो अभिलंब से दूर मुड़ जाएगी।
तो कुल मिलाकर के आपको समझ में आ गया, विरल से सघन माध्यम में प्रकाश किरण को फेंकते हैं तो वो अविलंब की तरफ मुड़ती है, और सघन से विरल की तरफ फेंकते तो अविलंब से दूर मुड़ती है। ये दो बातें दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरह बैठ गई। विरल से सघन में जाते हुए प्रकाश किरण किधर मुड़ेगी, सघन से विरल में जाते हुए प्रकाश किरण किधर मुड़ेगी। पूरी बात समझ में आई? ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे आप इस बात को समझ गए और ये चर्चा चलती जाएगी इसमें। यहाँ पे मैं एक चित्र के माध्यम से क्वेश्चन पूछता हूं। ये मान लीजिए अविलंब है, यह आपतित किरण है, और ये मान लीजिए ऐसे मुड़ गई है प्रकाश किरण। तो इस ऊपर वाले माध्यम को मैं x से रिप्रेजेंट करूं और नीचे को y से डिनोट करूं। तो मुझे ये बताइए कि x कौन सा माध्यम कहा जाएगा, y कौन सा माध्यम। प्रकाश किरण के मुड़ने के हिसाब से बताएं कि x कौन सा माध्यम है। तो आप देख रहे हैं x से y की ओर जा रही है तो प्रकाश किरण अविलंब की तरफ झुक रही है। इसका मतलब y सघन माध्यम है, y सघन माध्यम है और x विरल माध्यम है। तो हम प्रकाश किरण के मुड़ने से हम पता लगा सकते हैं कि कौन विरल माध्यम है, कौन सघन माध्यम है। अगर अविलंब की तरफ मुड़ती है तो वो दूसरा माध्यम सघन है, और अगर अविलंब से दूर हटती है जैसे ये, तो ये y विरल माध्यम होगा, y विरल माध्यम होगा और x जो होगा वो सघन माध्यम होगा। बोलो इतनी बात समझ में आई? प्रकाश किरण चाहे विरल से सघन में जाए या सघन से विरल माध्यम में जाए, मुड़ तो दोनों में रही है। प्रकाश किरण के मुड़ने का तरीका अलग अलग है। ये विरल से सघन में जाते वक्त अविलंब की तरफ मुड़ती है और सघन से विरल में आती तो अविलंब से दूर मुड़ती है। तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब इसके आधार पे हम कुछ ये आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके आधार पे कुछ ऐसी घटनाओं की जिक्र करेंगे जो रोजमर्रा में हम देखते हैं इन घटनाओं को। तो सुनिए, आपने कभी देखा होगा कि कोई कांच का गिलास है, कांच का गिलास है और उसमें कोई पेंसिल है, उसमें कोई पेंसिल है और ये उसमें डूबी है। तो पेंसिल कुछ मुड़ी हुई दिखाई देती है, पेंसिल कुछ ये पोर्शन दिखाई नहीं देता, तो मुड़ी हुई और छोटी नजर आती है जल में डूबी हुई पेंसिल। ऐसा भला क्यों होता है? जब भी हम जैसे देखते हैं कोई लंबी छड़ है, लंबी छड़ है लोहे की या लकड़ी की, और एक हम जल से भरे बर्तन में डुबोए, तो जो बर्तन जल में डूबा हुआ लकड़ी का हिस्सा है वो और जो जल से बाहर है वो दोनों एक सरल रेखा में दिखाई नहीं देंगे। ऐसा लगेगा जल में डूबा हुआ भाग मुड़ गया है, टूट गया है, मुड़ जाता है। तो जब उसको बाहर निकालते हैं तो पूरी लकड़ी की छड़ दिखाई देती है। ऐसा देखा होगा आप सभी ने। तो ऐसा क्यों होता है? ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। चलिए इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक बर्तन है, मान लीजिए गिलास है, तो अभी इसमें मैंने एक पेंसिल को डुबो दिया। ठीक है, एक पेंसिल को उसमें मैंने डुबो दिया, रखा है बर्तन में, तो अभी तो सीधी है। और ये अब इसमें मैं पानी भर देता हूँ, जल से भर देता हूँ, तो देखिए और यहाँ से कोई एक प्रेक्षक है, कोई एक ऑब्जर्वर है जो यहाँ से इस पेंसिल को देखेगा। ठीक है, ये एक ऑब्जर्वर है। तो यहाँ से वैसे पेंसिल की नोक से लेकर दूसरे छोर तक जो भी प्रकाश किरण है वो सब ऑब्जर्वर की आंख में जाएंगे। मैं यहाँ केवल नोक से एक प्रकाश किरण लेता हूँ, नोक से एक प्रकाश किरण लेता हूँ, तो ये प्रकाश किरण गई। तो अभी ये जल में है, ये वाटर, ये एयर। तो जल सघन माध्यम है वायु की अपेक्षा, प्रकाश की सघन। तो ये प्रकाश किरण तो इसमें सीधी सीधी चलेगी, और यहाँ ये जो पानी की सतह है वो सीमा पृष्ठ का काम करेगी।
तो जब ये प्रकाश किरण सघन से विरल के लिए जाएगी तो आप सब जानते हैं कि ये जाना था शेष रास्ते, लेकिन अविलंब से क्या हो जाएगी, थोड़ा दूर मुड़ जाएगी। सघन से विरल में जाते वक्त प्रकाश किरण अविलंब से दूर हट जाती है। तो जो ऑब्जर्वर है उसकी आंख में जब ये प्रकाश मुड़ी हुई प्रकाश किरण आएगी तो उसे ये लगेगा कि ये प्रकाश किरण इसे नॉक के प्लेन तक में ले जाते हैं इस प्रकाश किरण को, उसे लगेगा कि ये यहां से आ रही है, यानी उसे पेंसिल कुछ ऐसी दिखाई देगी, इसे ये पोर्शन दिखाई नहीं देगा। तो असल में जो ऑब्जर्वर है, प्रेक्षक है, वो जल में डूबी हुई पेंसिल को जो टेढ़ा देख रहा है वो उस पेंसिल का प्रतिबिंब देख रहा है, आभासी प्रतिबिंब देख रहा है। और ऐसा होने की जो वजह है वो आप जान रहे हैं, प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। ठीक है, ये पोर्शन दिखाई नहीं देता, उसे हवा में पेंसिल सीधी दिखाई देती है लेकिन जल में पेंसिल थोड़ी टेढ़ी और छोटी दिखाई देती है। ऐसा प्रकाश के मुड़ जाने के कारण हो रहा है, क्योंकि प्रकाश किरण जब इस नोक से जाती है यहां तक तो सीधे जाती है, सघन से विरल में जाते वक्त क्योंकि प्रकाश किरण के मुड़ने का नेचर है माध्यम चेंज होते ही, तो यह अविलंब से दूर हट जाती है विरल माध्यम में। तो ऑब्जर्वर को लगता है कि यह प्रकाश किरण जो है, यानी उसकी जो नोक है तो असल में इस जगह, लेकिन नोक की जो प्रकाश किरण मुड़ जा गई है इसलिए उसे लग रहा है कि ये नोक इस जगह पे है। तो यहां पे वो पेंसिल को छोटा और टेढ़ा प्रतीत करता है, ये उसका आभासी प्रतिबिंब दिखाई देता है, ये पोर्शन उसे दिखाई नहीं देता। तो आप समझ गए होंगे कि प्रकाश किरण के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है कि जल में डूबी हुई पेंसिल टेढ़ी और छोटी दिखाई देती है। अच्छा, अगर ये प्रकाश किरण सीधे निकल गई होती है ऐसे ऐसे न मुड़ती तो ये जिस जगह से आ रही है फिर तो ये उसी जगह से आती हुई दिखाई देती, फिर तो पेंसिल पूरी की पूरी दिखाई देती उसे सीधी। लेकिन प्रकाश किरण सीधी सीधी नहीं निकलती, एक से दूसरे माध्यम में जाते वक्त, सघन से विरल में जाते वक्त ये क्या जाती है, अविलंब से दूर मुड़ जाती है। ऐसा नहीं होता, इसलिए उसे पेंसिल की नोक यहां दिखाई देती है। ठीक इसी तरह आपने गौर किया होगा, नोटिस किया होगा कि जैसे कोई बर्तन है, मान लीजिए ये कोई बर्तन है, ये इसकी तली है, ये कोई बर्तन है, तो जब बर्तन जल से खाली होता है तो उसकी तली की गहराई जो हम देखते हैं वो वास्तविक गहराई है। फिर जब उसमें पानी भर देते हैं, वाटर भर देते हैं, तो उसकी गहराई अब हमें कम दिखाई देती है। ऐसा क्यों? ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। चलिए इसको भी देखते हैं। मान लीजिए एक बर्तन है, ये एक बर्तन है और ये बर्तन की तली है, ये बर्तन की तली है। ठीक है, ये बर्तन की तली है, ठीक है, और यहां पे मैंने कोई एक बिंदु बना दिया है तली पे, और फिर मैंने इस बर्तन में पानी भर दिया। इस बर्तन की जो वास्तविक गहराई है वो यहां से यहां तक है, कैपिटल एच, मान लीजिए कैपिटल एच, ये रियल डेप्थ है, वास्तविक गहराई। और मान लीजिए ऑब्जर्वर यहां पे है, ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है, ये जो प्रेक्षक है, देखने वाला है, बर्तन की तली को देख रहा है, पानी से भरे बर्तन की तली को। तो यहां से मैं एक प्रकाश किरण लेता हूं, तो ये प्रकाश किरण तो ऐसे सीधे निकल जाएगी यहां पे सीमा पृष्ठ तक। ये जल की जो सतह है, पानी में तो सीधी रेखा में चलेगी एक मीडियम में, और यहां सीमा पृष्ठ पे मैं एक अभिलंब बनाता हूं। अभिलंब बनाता हूं तो हम जानते हैं ये वाटर है, ये एयर है, तो सघन से विरल के लिए जाएगी। तो आप सब जानते हैं कि ये प्रकाश के सीधी जाने के बजाय अभिलंब से दूर मुड़ जाएगी। तो अभिलंब से दूर मुड़ जाएगी तो ये प्रेक्षक की आंख में जब जाएगी प्रकाश किरण मुड़ी हुई, तो प्रेक्षक को लगेगा कि ये प्रकाश किरण तो यहां से आ रही है, यानी ये बिंदु के सीधे तल में
ठीक है, तो उसे बिंदु इस जगह नजर आएगा, यानी उसे तली जो है इस जगह नजर आएगी, यानी ये पोर्शन उसे दिखाई देगा ही नहीं। उसे बर्तन की जो तली की गहराई है वो इतनी दिखाई देगी, स्मॉल एच, इतना गहरा दिखाई देगा बर्तन, जबकि बर्तन की वास्तविक गहराई इतनी है, जबकि बर्तन की वास्तविक गहराई इतनी है, रियल डेप्थ, और जो वर्चुअल डेप्थ है वो ये प्रतीत हो रही है। तो आप समझ पा रहे होंगे, ऐसा इसलिए हो रहा है कि तली के किसी बिंदु से जो प्रकाश की चली है वो अभिलंब से क्या हो गई है, थोड़ी दूर हट गई है, क्योंकि हम जानते हैं सघन से विरल में जाते हुए प्रकाश के अभिलंब से दूर हटती है। तो प्रकाश के दूर हटी हुई प्रकाश के ऑब्जर्वर की आंख में जाती है, तो उसे ये तली का जो बिंदु है वो कहीं और जगह दिखाई देता है, ऊंचाई पे, हाइट पे, ऊपर दिखाई देता है। तो इस प्रकार से उसे तली कम गहरी दिखाई देती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जल से भरे बर्तन में डूबी हुई पेंसिल छोटी और टेढ़ी नजर आती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, और जल से भरे बर्तन की जो आभासी तली की आभासी गहराई है वो वास्तविक गहराई से कम होती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, चलिए अब इसको ड्रॉ कर लिया आप। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, एक और घटना की जिक्र करते हैं हम, एक और घटना की जिक्र करते हैं, ये प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित जो घटनाएं हैं उसकी जिक्र करते हैं। देखिए, सूर्योदय के समय आप सभी जानते हैं, सुबह उठते ही जब हम उगते सूर्य के दर्शन करते हैं तो उसके पीछे भी थोड़ा सा एक साइंटिफिक रीजन बताया गया है प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। जब हम उगते सूर्य को देखते हैं क्षितिज से बाहर निकलते हुए, तो असल में वो सूर्य वास्तविक नहीं होता, वो उसका प्रतिबिंब होता है आभासी। अब पहले ये देखते हैं क्षितिज क्या है। क्षितिज हम उसे कहेंगे जब हम पृथ्वी के किसी भी जगह पे, पृथ्वी सतह पे कहीं भी खड़े हों, तो जहां आसमान और जमीन का मिलाप होता है, जहां आसमान जमीन को छूता है, तो जहां तक हमें जमीन दिखाई देती है, जहां तक हमें जमीन दिखाई देती है उसे हम क्षितिज कहते हैं। जहां तक हमें जमीन दिखाई देती है उसे हम हॉरिजन या क्षितिज कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है, हमारी पृथ्वी सीधे नहीं, आयताकार नहीं है, हमारी पृथ्वी गोल है। कर्वेचर की वजह से हम एक निश्चित दूरी तक देख पाते हैं। हम पृथ्वी के किसी भी जगह पर खड़े हों, हमारी जो देखने की जो दृष्टि है पृथ्वी सतह पर, हम बात नहीं कर रहे हैं आसमान की, बात कर रहे हैं, अंतरिक्ष की बात नहीं कर रहे हैं। ऐसे तो हम अरबों प्रकाश वर्ष के तारे को देख रहे होंगे, अरबों प्रकाश वर्ष दूर, करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर के तारे को देख रहे होंगे। हम बात कर रहे हैं पृथ्वी की सतह पर हम कहाँ तक देख सकते हैं, तो वो तकरीबन होता है लगभग 3 मील, लगभग 5 किलोमीटर के बराबर। हमें लगभग 5 किलोमीटर जितना तक दिखाई देता है, उसे हम होराइजन कहते हैं। तो क्षितिज के नीचे से सूर्य उगता हुआ दिखाई देता है हमें, तो जिस सूर्य को हम देखते हैं वो असल में उसका आभासी प्रतिबिंब होता है। सूर्य के वास्तविक उदय होने में अभी 2 मिनट की देरी होती है। 2 मिनट पहले ही हमें क्षितिज के नीचे से सूर्य उगता हुआ दिखाई देता है, उसका प्रतिबिंब, जबकि सूर्य तो क्षितिज के नीचे है। तो फिर सूर्य का प्रतिबिंब ऊपर कैसे दिखाई देता है? हमें सूर्य उगता हुआ दिखाई दिया था पहले ही, जबकि सूर्य तो क्षितिज के नीचे है, जबकि सूर्य का प्रतिबिंब पहले ही दिखाई देता है।
तो प्रकाश के अपवर्तन की वजह से होता है। चलिए इसको देखते हैं। ये मैं एक पृथ्वी बना लेता हूं। देखिए पृथ्वी गोल का चित्र। एक मिनट रुकें, एक मिनट। ठीक है, ये पृथ्वी है, यहां कोई ऑब्जर्वर है, कोई प्रेक्षक खड़ा हुआ है। ये कोई प्रेक्षक खड़ा हुआ है, ठीक है, वो भी है। और ये इसके चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, इसके चारों तरफ वायुमंडल है ये। और वायुमंडल में ये कण है। हम जानते हैं वायुमंडल एटमॉस्फेयर में है, ये गैसें हैं, डस्ट पार्टिकल हैं, कोलाइडी पार्टिकल हैं। ठीक है, तो इस पृथ्वी पे जहां तक मैं स्पर्श रेखा बनाऊं, स्पर्श रेखा, उस स्पर्श रेखा को, यानी कि ये जो गोल है हग है, इसका मैं कोई टेंजेंट लेता हूं, एक स्पर्श रेखा खींचता हूं, छोटी सी एक स्पर्श रेखा खींचता हूं और उसको मैं लगातार बढ़ाता जाता हूं। ये स्पर्श रेखा खींच के इसको लगातार यहां बढ़ाता जाता हूं। तो ये व्यक्ति यहां से यहां तक, एक काफी छोटा मामूली भाग, स्पर्श रेखा का मामूली हिस्सा देख रहा होता है बस। तो तकरीबन 5 किलोमीटर की, तकरीबन इधर 5 किलोमीटर इधर, 5 किलोमीटर इधर, 5 किलोमीटर इधर तक देख रहा होता है। तकरीबन 10 किलोमीटर लाके 5 किलोमीटर इधर, 5 किलोमीटर उधर तक क्षितिज में इतना इलाका देख पा रहा होता है। अगर यहाँ कोई व्यक्ति होगा, ये जो लाइन मैंने बनाई है, क्षितिज रेखा बनाई है, ये गोले के स्पर्श रेखा से मैंने जो सीधे जो लाइन ले गया हूं, वो क्षितिज रेखा है। उसे क्षितिज पे स्पर्श रेखा तक की जमीन ही दिखाई देगी। इसके बाद की पृथ्वी की जमीन उसे नजर आएगी नहीं। अगर यहां कोई व्यक्ति होगा तो ये व्यक्ति इसको नहीं देख पाएगा, ये इसको नहीं देख पाएगा। समझ में आ रहा है? तो क्षितिज से नीचे पृथ्वी के किसी भी बिंदु पर कोई भी व्यक्ति नहीं देख सकता, वो एक कुछ मामूली भाग देख पा रहा होता है। ऐसा पृथ्वी के कर्वेचर की वजह से है। अगर पृथ्वी ऐसे गोल होने की बजाय ऐसे होती तो काफी दूर तक देख पाते हम। पृथ्वी गोल है, वक्रता है, उसमें कर्वेचर है, तो ये जमीन है। अगर पृथ्वी की ये कर्वेचर ऐसे होती, ऐसे, तो काफी दूर तक देख पाते हम। तो जमीन जो हमें केवल जहां तक हम स्पर्श रेखा खींचे वहां तक दिखाई देगी। एक्चुअल में 5 किलोमीटर उधर तक और 5 किलोमीटर इधर तक लगभग। तो ये क्षितिज है। अब यहां पे क्षितिज के नीचे अभी सूर्य है 15 करोड़ किलोमीटर दूर। अब 15 करोड़ किलोमीटर दूर तो बनाने नहीं जाऊंगा मैं सूर्य को, बोर्ड के दायरे में बनाना पड़ेगा। तो देखिए पृथ्वी से सूर्य यहाँ है, यहां से ये निर्वात में है, तो प्रकाश किरण सीधी रेखा में चलेगी ऐसे। ठीक है, ये प्रकाश किरण निर्वात में, प्रकाश किरण स्ट्रेट चलती है, स्ट्रेट लाइन चलती है, सीधी रेखा में चलेगी, क्योंकि वहां पर कोई मीडियम नहीं है, कोई माध्यम नहीं है, एयर नहीं है। वैसे प्रकाश किरण को सीधे जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था सूर्य से जाने वाला। अभी सूर्य क्षितिज के नीचे है, पृथ्वी की ओट में है कह सकते हैं। तो ये जो प्रकाश किरण है वो सीधी जानी चाहिए थी। यहां जो निर्वात है, वैक्यूम है, और ये वायु है। तो निर्वात के कंपेयर में वायु थोड़ी सी ज्यादा डेंसर मीडियम होगी, सघन होगी। तो यहां प्रकाश किरण के मुड़ने का चांस है। प्रकाश की सीधी रेखा में तो नहीं जा सकती है, क्योंकि हम चैप्टर ही पढ़ रहे हैं। विरल से सघन में जाएगी, एक माध्यम से दूसरे माध्यम को चेंज करेगी, तो प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। तो यहां से प्रकाश किरण मुड़ेगी, इस जगह से प्रकाश किरण मुड़ेगी, जैसे वायुमंडल में एंट्री करेगी। तो हमें अभिलंब की जरूरत है। अभिलंब कहां से लाएं? तो ये पृथ्वी का केंद्र है ना, यहां केंद्र से जो भी रेखा पृथ्वी की सतह पर खींची जाए वो सब अभिलंब का काम करेंगी। तो यहां मैं एक ऐसे
केंद्र से आने वाली रेखा को मैं अभिलंब बना देता हूं, यह अभिलंब। तो प्रकाश किरण ये निर्वात है विरल की तरह, वायु उसके कंपेयर में सघन है। तो वायु की तमाम परतें और नीचे जाते आएंगे सघन होती जाएंगी। तो ये प्रकाश किरण विरल से सघन की ओर जाएगी तो प्रकाश किरण क्या हो जाएगी, हम जानते हैं कि अभिलंब की तरफ मुड़ेगी। तो ये प्रकाश के निरंतर परत दर परत ये मुड़ती जाएगी, ये मुड़ती जाएगी, ऐसे ये मुड़ जाएगी। देखो जाना था उसे इस रास्ते, लेकिन मुड़ते 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 ऐसे उसे ऐसे हो जाती है। तो जब ये प्रेक्षक की आंख में प्रकाश किरण जाती है उसे लगता है कि ये प्रकाश किरण यहां से आ रही है, तो यहां पे उसे सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई देता है। बोलो बात समझ में आई? ये प्रकाश किरण यहाँ पे ऐसे ऐसे मुड़ गई है, मुड़ती चली गई है, ठीक है। अगर प्रकाश किरण सीधी रेखा में चलती ऐसे तो फिर ऐसे सूर्य दिखाई ना देता। ये प्रकाश किरण तो सूर्य से जितनी लाखों करोड़ों अरबों प्रकाश किरण है वो सब निर्वात में सीधे चलती गई हैं, लेकिन वायुमंडल में आते ही प्रकाश किरण क्या होती है, मुड़ती गई मुड़ती गई मुड़ती गई, और व्यक्ति की आंख में क्षितिज रेखा के समांतर पहुंची है तो उसे क्षितिज के ऊपर से आती हुई दिखाई देती है, तो उसे कंप्लीट सूर्य का इमेज नजर आता है। अतः व्यक्ति को ये जो है क्षितिज के ऊपर से आता हुआ दिखता है, यानी सूर्य उदय सनराइज के टाइम पे व्यक्ति को सन का इमेज दिखाई देता है, जबकि सूर्य को असल में क्षितिज के ऊपर आने में अभी 2 मिनट की देरी है। तो 2 मिनट पहले ही, तकरीबन 2 मिनट पहले ही क्षितिज रेखा से ऊपर सूर्य दिखाई देता है। तो वास्तविक सूर्य उदय से पहले सूर्य का आभासी प्रतिबिंब दिखाई देता है सुबह के टाइम पे। जब भी हम सूर्य को उगता देख रहे हों कि हाँ भाई आने वाला है, सूर्य आने वाला है, जैसे सूर्य उठ के आता है क्षितिज से ऊपर तो वो आप वास्तविक सूर्य नहीं देख रहे, वो उसका आभासी प्रतिबिंब देख रहे हैं। 2 मिनट बाद वास्तविक सूर्य आपको दिखाई देगा। ठीक इसी तरह जब सूर्य अस्त होता है, सूर्य डूबता है क्षितिज के नीचे, क्षितिज के नीचे जब सूर्य डूबता है, सूर्य अस्त सनसेट, तो यहां ये मैंने सूर्य बना दिया, ठीक है। तो यहां सूर्य डूब चुका है, सूर्य से जो किरणें आ रही हैं वो सीधी रेखा में आ रही हैं, ठीक है। अगर ये किरणें सीधी निकल जाती तो फिर वो इस रास्ते से ऐसे सीधी निकल जाती, लेकिन ये निर्वात है, निर्वात